करंट जीके बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम कर रहे हैं नवंबर माह का अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022। ये जारी हुआ था 17 अक्टूबर 2022 को। इसको जारी करने वाली संस्था थी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है वो संस्था, और ऑक्सफोर्ड की एक संस्था है पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके द्वारा ये जारी किया गया सूचकांक है। इसमें गरीबों की सर्वाधिक संख्या जो बताई गई है वो उप सहारा अफ्रीका रीजन में बताई गई है, और सेकंड है दक्षिण एशिया। फिर अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की, तो वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में 22.8 करोड़। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि जो गरीब 2005-06 में 55.1% थे, वो 2019-21 में घटकर 16.4% रह गए हैं। अर्थात ये डाटा जो है वो भारत के लिए अच्छे हुए हैं। अगर हम बात करें भारत में 16.4% आबादी गरीब है, तो इनमें से 4.2% आबादी जो है वो अत्यधिक गरीब है। नेक्स्ट है ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022। ये जारी किया गया है मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 द्वारा। इसमें शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड, सेकंड है नीदरलैंड, थर्ड है डेनमार्क। भारत की जो इसमें पोजीशन रही है वो 41वें स्थान पर रहा है। ये पेंशन को लेकर जारी किया गया सूचकांक है। ये कुल इसमें 44 ही देशों ने भाग लिया है। फिर बात करते हैं ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक 2022 में नियुक्त होने वाले तीसरे ब्रिटिश पीएम बने हैं, और जो हाल ही के राजा हैं चार्ल्स तृतीय, वो चार्ल्स तृतीय की प्रथम ताजपोशी है। चार्ल्स तृतीय ने पहली बार किसी राजा को नियुक्त किया है। ऋषि सुनक जो कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस साल 2022 में पहले बने थे बोरिस जॉनसन, फिर लिज ट्रेस आई और फिर आए ऋषि सुनक। लिज ट्रेस यूके की सबसे कम अवधि तक रहने वाली पीएम भी बनी है। इन्होंने केवल 45 दिन तक ही कार्यभार ग्रहण किया। वहीं बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में ऋषि सुनक जो थे वो वित्त मंत्री थे। ये एकमात्र पहले यूके के सांसद हैं जिन्होंने गीता को हाथ में लेकर शपथ ली थी। और इसके अलावा ऋषि सुनक 200 वर्षों में, हाल ही के 200 वर्षों में सबसे कम उम्र के पीएम बनने वाले शख्स भी हैं। ऋषि सुनक के बारे में बता दूं कि ये इंडिया के अविभाजित पंजाब प्रांत से इनके दादा दादी थे, और ऋषि सुनक ब्रेग्जिट के पक्ष में थे। इनकी जो वाइफ है, उनकी पत्नी, वो इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं नारायण मूर्ति, उनकी बेटी है अक्षता के साथ इनका विवाह हुआ है। इनका जब मनोनयन हो रहा था पीएम पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में, तब इनकी पत्नी को लेकर इनसे काफ़ी सवाल भी उठाए गए थे, क्योंकि वो एक अमीर शख्स हैं, तो इनके लिए ऋषि सुनक को टारगेट भी किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022। ये 8वां संस्करण G20 देशों का जारी किया गया है। ये पारदर्शिता रिपोर्ट G20 देशों को लेकर जारी की जाती है। इस रिपोर्ट की जो थीम थी वो थी ऊर्जा संकट के लिए G20 की प्रतिक्रिया 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए महत्वपूर्ण, 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए महत्वपूर्ण। ये जलवायु में जो G20 देश है, महत्वपूर्ण 20 जो दुनिया के महत्वपूर्ण देश हैं, उन देशों में कार्बन उत्सर्जन को लेकर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जीवाश्म ईंधन के लिए सबसे अधिक सब्सिडी देने वाले G20 देशों में सबसे अग्रणी जो है वो है चीन, इंडोनेशिया और ब्रिटेन। और हाल ही के ऊर्जा उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो उसमें 5.9% की वृद्धि ये रिपोर्ट बताती है। नेक्स्ट सर्वे है गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2022। इसे जारी करने वाली संस्था है गैलप। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर, तजाकिस्तान और नॉर्वे, और निम्नतम स्थान पर है अफगानिस्तान। भारत का स्कोर इसमें 80 बताया गया है। वहीं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का भी 80 है और पाकिस्तान का 82 है। हालांकि ये याद रखने के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जब दे रखी है तो इसलिए मैं आपको करवा भी रहा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण आपको थोड़ा पता ही होना चाहिए कि गैलप लॉ इंडेक्स में प्रथम कौन था, सिंगापुर था। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट में
कौन सी किसके द्वारा जारी की जाती है, क्या है ये रिपोर्ट, तो आपको एक बेसिकली नॉलेज इन चीज़ों का होना चाहिए। फिर है सिंधु जल संधि 1960। विश्व बैंक द्वारा संधि को लेकर एक तटस्थ विशेषज्ञ व पंचाट न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है 17 अक्टूबर 2022 को। जो तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है माइकल लीनो को, और मध्यस्थ न्यायालय का जो चीफ है वो नियुक्त किया गया सियान मर्फी को। नियुक्त करने का जो कारण है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सिंधु जल संधि हुई थी उसमें किशनगंगा व रातले जल विद्युत संयंत्र को लेकर विवाद है। किशनगंगा नदी पर 330 मेगावाट का जम्मू कश्मीर में विद्युत परियोजना लगाई जा रही है, और वहीं रातले जल विद्युत संयंत्र जो है वो चिनाब नदी में लगाया जा रहा है 80 मेगावाट का। ये गुरुत्व बांध बनाया जा रहा है वहाँ पर। तो इसको लेकर पाकिस्तान को कुछ आपत्ति है, तो उसी आपत्तियों को लेकर ये तटस्थ विशेषज्ञ व पंचाट का गठन किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि सिंधु जल संधि जो है वो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ही की गई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसमें सिंधु, झेलम और रावी, सिंधु, चेनाब और झेलम, इन 3 नदियों का तो जल है वो उसको पाकिस्तान को दिया गया था। सतलज, व्यास और रावी नदियों का जल भारत को आवंटित किया गया था। फिर है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। ये सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने जारी किया था, हालांकि इस सूचकांक को भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। इसमें भारत की रैंक जो निम्नतम दी गई थी 107वीं 121 देशों में, वहीं 17 देशों को इसने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रखा था। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। फिर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपनी राजधानी का नाम परिवर्तन दोबारा से किया है। हर 4-5 सालों में ये अपनी राजधानी का नाम परिवर्तन करता आ रहा है। पुराना नाम इसकी राजधानी का नूर सुल्तान था, जो वर्तमान में अब नया नाम इसने रख लिया है अस्ताना। नेक्स्ट है यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस ने विलय की घोषणा कर दी है। पुतिन ने घोषणा की है कि रूस के 4 क्षेत्र जो होंगे वो रूस के होंगे। यहाँ जनमत संग्रह करवाने की बात की गई है 5 अक्टूबर को। ये है डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया। तो ये 4 स्थान हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे इनके नाम, तो ये चारों स्थानों के नाम आपको पता होने चाहिए, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया। फिर है एफटीएफए की ग्रे लिस्ट से 2 देशों को बाहर कर दिया गया है, पाकिस्तान और निकारागुआ। ये दोनों देश पहले ग्रे लिस्ट में थे एफटीएफए की, अब इन दोनों को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। इनके लिए ये अच्छी बात है, इन दोनों देशों के लिए। और वहीं एक देश म्यांमार जो है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। म्यांमार में चूंकि अभी सैनिक शासन है, उसके लिए म्यांमार को काली सूची में डाल दिया गया है। एफटीएफए संस्था जो है उसका गठन 89 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एफटीएफए G7 देशों की पहल पर गठित की गई थी। ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी और जो आतंकवादियों को पैसों की सप्लाई है उन पर प्रतिबंधित लगाती है। नेक्स्ट है आईएसए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी 5वीं बैठक में सोलर फैसिलिटी की मंजूरी दी गई है। सोलर फैसिलिटी की जो है वो एक भुगतान गारंटी तंत्र प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा एजेंसी को। तो ये आईएसए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया और फ्रांस की पहल पर 2015 में पेरिस में गठित किया गया था। ये एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय भारत में है और इसकी 5वीं बैठक जो नई दिल्ली में आयोजित की गई 17 से 20 अक्टूबर को, उसी बैठक में ये सोलर फैसिलिटी की सुविधा मंजूर की गई थी। आईएसए का जो प्रमुख मिशन है वो है 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 लाख करोड़ डॉलर का निवेश प्रदान करना। 1 लाख करोड़ डॉलर का निवेश प्रदान करना। नेक्स्ट है इंटरपोल ने पहला वैश्विक मेटावर्स लॉन्च किया है। मेटावर्स एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें विश्व भर में कानून प्रवर्तन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। ये दुनिया का पहला, इंटरपोल का पहला मेटावर्स है। इसके बनाने में कई संस्थाओं की भागीदारी रही है। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भागीदारी है, इंटरपोल की खुद की, और माइक्रोसॉफ्ट नामक संस्था और कई अन्य संस्थाएं भी इससे जुड़ी हुई थी मेटावर्स को बनाने के लिए। ये मेटावर्स लॉन्च किया गया था भारत में जब 20 अक्टूबर 2022 को इसकी नई दिल्ली में
90वां इंटरपोल महासभा की बैठक आयोजित हो रही थी। नई दिल्ली में 4 दिवसीय इंटरपोल की बैठक आयोजित की गई थी 18 से 21 तक। इस मेटावर्स को 20 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। इंटरपोल जो संस्था है उसमें 195 देश सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियान में है, फ्रांस में, और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी और भारत जो है वो 1949 में जुड़ा था। फिर बात करते हैं बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट की, जहाँ के नए राष्ट्राध्यक्ष बनाए गए हैं कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। नेक्स्ट है इजराइल व लेबनान के मध्य ऐतिहासिक समुद्री सीमा समझौता हुआ है। ये यूएसए की मध्यस्थता से किया गया है। इजराइल जिसका उदय 1948 में हुआ था, इसका लेबनान के साथ भूमध्य सागर में समुद्री विवाद है और इस समुद्री विवाद को अभी लेबनान के साथ ऐतिहासिक समझौते द्वारा दूर किया गया है। हालांकि इसके अभी डॉक्यूमेंट पूरी तरह से उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि ये समझौता हो चुका है। फिर है भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया 18 अक्टूबर 2022 को। ये आयोजन डेफ एक्सपो के दौरान किया गया था। गांधीनगर गुजरात में डेफ एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है 19 अक्टूबर 2022 को, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीनगर में किया गया। इसकी जो थीम है डेफ एक्सपो की, वो पाथ टू प्राइड है। ये एक सैन्य सामग्रियों का प्रदर्शन है डेफ एक्सपो। इसके दौरान ही भारत अफ्रीका के मध्य सैन्य साजोसामान की खरीद बिक्री के लिए एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे कहा जाता है भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता। नेक्स्ट है 1971 बांग्लादेश नरसार के विरुद्ध यूएस प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान के विरुद्ध एक प्रस्ताव पेश किया गया है। ये प्रस्ताव पेश करने वाले थे रोक खन्ना सांसद, जो वहाँ के सीनेटर हैं, रोक खन्ना और सीब चाबोट। तो 1971 में बांग्लादेश में नरसार जो किया था पाकिस्तान की सेना ने, उसके विरुद्ध ये यूएस की प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, प्रस्ताव रखा गया है। यूएस की प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दो संसद की तरह हमारी तरह लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर यूएस में होती है प्रतिनिधि सभा और सीनेट। अब बात करते हैं जेबल अली। जेबल अली क्या है? ये भारतीय व अरबी वास्तुकला में दुबई में निर्मित मंदिर है, जो जेबल अली में बनाया गया है। यूएई का पहला हिंदू मंदिर है ये, यूनाइटेड अरब अमीरात में, दुबई में। अब है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिदृश्य। अभी तक हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य घटनाएं देखी थी, अब बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की। पहली है पब्लिक अफेयर इंडेक्स। इन्हें थिंक टैंक है भारत का एक पब्लिक अफेयर सेंटर, जिसने जारी किया है। ये इसका 7वां संस्करण है। इसमें बड़े राज्यों में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ रखा है, छोटे राज्यों में सिक्किम को सर्वश्रेष्ठ रखा है। फिर है डीसा एयरबेस। भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस बनाया गया है डीसा, उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में डीसा में। वायुसेना का नया एयरबेस, जिसका नाम रखा गया है 52 विंग एयरफोर्स स्टेशन। 52 विंग एयरफोर्स स्टेशन, इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को रखी थी। अगर हम बात करें देश के सबसे बड़े एयरबेस की, तो वो है यूपी में हिडन में। और टोटल जो देश में एयरबेस की संख्या है वो 60 से अधिक है, जिन्हें 7 कमांडों में बांटा गया है। नेक्स्ट है भारत की मिसाइल पिनाका। पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये भारत और आर्मेनिया के मध्य एक समझौता हुआ है 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ डॉलर की डील आयोजित की गई है। इसमें आर्मेनिया जो है वो पिनाका सिस्टम खरीदेगा। ठीक है, पिनाका की खासियत है कि ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करती है। आपको पता होगा आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत भारत जो है वो आर्मेनिया को सहायता प्रदान कर रहा है ये पिनाका रॉकेट की डील करके। नेक्स्ट है एडलग्यू हुरियन इंडिया परोपकारी सूची। हुरियन की ये परोपकारी सूची है, सबसे ज़्यादा दान करने वाले लोगों की सूची है, जिसमें पहले स्थान पर भारत में है HCL के शिवनादर, जिन्होंने वित्त वर्ष 22 में 1161 करोड़ रुपए का दान किया है। दूसरे नंबर पर है अजीम प्रेमजी, तीसरे नंबर पर अंबानी ग्रुप, चौथे पर बिरला ग्रुप। फिर है PM आवास योजना शहरी। PM आवास योजना ग्रामीण और शहरी में 2 भागों में चलती है। तो शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले नंबर पर है यूपी।
सेकंड पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु। तो यूपी जो है वो शहरी पीएम आवास योजना में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट मिशन है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ पीएम द्वारा यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में जारी किया गया था। ये मिशन लाइफ जो है इसकी अवधारणा आई थी जब ग्लासगो में COP26 का सम्मेलन हुआ था, तब पीएम ने मिशन लाइफ की बात की थी। लाइफ क्या है? लाइफ एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मिशन है जिसमें लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बताया जाता है। गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट मिशन लाइफ का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2022 को किया गया था। मिशन लाइफ जिसकी थीम है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जिसमें पर्यावरण को हम बिगाड़े नहीं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल हम जिएं। तो इसका जो उद्देश्य है इस मिशन का वो है 2022 से 27 तक 1 अरब भारतीयों को जागरूक करना। और इसका लक्ष्य है मिशन लाइफ का 2028 तक भारत के भीतर सभी गांव और शहरों को मिलाकर 80% को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। अर्थात 80% तक हम लोगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद कर सकें। नेक्स्ट है दुर्गावती बाघ अभयारण्य। मध्य प्रदेश में एक नया बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है जिसका नाम है दुर्गावती मध्य प्रदेश में ये नवीन बाघ अभयारण्य है। इसको स्थापित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व और दुर्गावती के मध्य एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा और पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो अभी कुछ संकट है उसके ऊपर, उसका क्षेत्र कम होगा क्योंकि वह जल भराव की स्थिति में आ जाएगा। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए एक अल्टरनेटिव के रूप में दुर्गावती बाघ अभयारण्य को विकसित किया जा रहा है। पन्ना टाइगर जल भराव में इसलिए आ जाएगा क्योंकि केन बेतवा लिंक योजना मंजूर की गई है जिसके अंतर्गत ये डूब क्षेत्र में आ जाएगा। इसीलिए दुर्गावती बाघ अभयारण्य को विकसित किया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर का वैश्विक नेटवर्क में भी शामिल किया गया था इसे 2020 में यूनेस्को के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें तो यूपी में एक और अभयारण्य है चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। इसको भी अभी स्थापित किया गया है। ये चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है यूपी का, वो भी इसी योजना के कारण। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अंगरक्षक जिन्हें कहा जाता है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। इनको सिल्वर टेम्परेट व टेम्परेट बैनर सम्मान से नवाजा गया है 2022 में, क्योंकि इनकी राष्ट्रपति अंगरक्षकों के 250 वर्ष स्थापना के पूरे हो चुके हैं। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो है वो भारतीय सेना की सबसे पुरानी भी रेजिमेंट है। ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। जब से अंग्रेज़ आए थे 1773 ईस्वी में, तब से वाराणसी में इसकी स्थापना लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। वहीं 1923 में 150 वर्ष इसके पूर्ण होने पर लॉर्ड रीडिंग ने भी यही सम्मान दिए थे सिल्वर टेम्परेट और टेम्परेट बैनर का। वहीं 27 जनवरी 1950 को इन्हें राष्ट्रपति बॉडीगार्ड कहा जाने लगा। इनका नामकरण चेंज कर दिया गया था भारत के आज़ाद होने के बाद। फिर देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। हर एग्ज़ाम में जहां राष्ट्रीय करंट जीके पूछा जाता है वहां पर इसमें से प्रश्न बनना लाजमी है। 1 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया। राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान दिया गया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। इंदौर जो है वो लगातार 6ठी बार पहले स्थान पर आया है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे पर नवी मुंबई है और 1 लाख से कम आबादी वाले में पंचगनी महाराष्ट्र का पहले नंबर पर आया है। अगर हम बात करें बेस्ट गंगा टाउन की तो वो है हरिद्वार। हरिद्वार जो है वो 1 लाख से अधिक आबादी वाले गाँव को है, शहरों को लेकर है, और 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा टाउन की अगर बात करें तो वो है बिजनौर। अगर फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड दिया जाता है तो वो है शिवमोगा कर्नाटक का। फास्ट मूवर सिटी अवार्ड जो है वो 100 से अधिक निकायों वालों को दिया जाता है। फास्ट मूवर सिटी अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक। बेस्ट राज्य का अवार्ड जो है 100 से अधिक निकायों वालों को दिया जाता है एमपी को, और 100 से कम निकायों वाले राज्यों में देखा जाए तो वो जाता है त्रिपुरा को बेस्ट राज्य में। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग भारत के 2 तटों को अभी प्रदान किया गया है। दोनों ही तट लक्षद्वीप के हैं। पहला है मिनिकोय थुंडी तट, दूसरा है कदमत
तट, कदमत तट। भारत के इस प्रकार इन 2 को मिलाकर ब्लू फ्लैग वाले तट हो जाते हैं कुल 12। ठीक है, भारत के टोटल ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाले, ब्लू फ्लैग मिलता इसलिए है जब साफ पर्यावरण के अनुकूल वहाँ पर तटीय परिस्थितियाँ होती है, साफ सफाई होती है, तो ऐसे तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। इसके कई चरण हैं देने के और काफ़ी मुश्किल से ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है, वायुसेना ने एक नई शाखा का गठन किया है जिसका नाम है हथियार प्रणाली शाखा, WS। वायुसेना की नई शाखा का गठन, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, वायुसेना के जितने भी हथियार हैं वो एकीकृत प्रणाली में विकसित होंगे। जैसे मिसाइल प्रोग्राम जितने भी हैं उन्हें भी एकीकृत शाखा के अंतर्गत ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में 4 जिला सैनिक बोर्ड का गठन अक्टूबर 2022 में किया गया। दिल्ली के जो उपराज्यपाल है VK सक्सेना, उनके द्वारा ये मंजूरी दी गई। IIT मद्रास व नासा जेट प्रॉब्लम लेबोरेटरी के शोधार्थियों द्वारा ISA पर सूक्ष्म जीवों के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन किया गया है। ये क्या है, IIT मद्रास ने नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के साथ मिलकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन जो है, इंटरनेशनल सोलर स्टेशन जो है, वहाँ पर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट है, अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर 2022 को। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, वो जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस JB पारदीवाला, 3 न्यायाधीशों की ये बेंच थी जिन्होंने आर्टिकल 14 और MTP एक्ट 2003 के अधीन ये मंजूरी प्रदान की गई है। इन्हें 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार होगा अविवाहित महिलाओं को। नेक्स्ट है, इन्फेंट्री डे बाइक रैली आयोजित की गई 2022 में। इन्फेंट्री डे पर इन्फेंट्री जो डिवीज़न है हमारी सेना की, वो इन्फेंट्री डे बनाती है 27 अक्टूबर को। ये 76वां इन्फेंट्री डे था। इस रैली का जो समापन था वो राष्ट्रीय समर स्मारक जो नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, वहाँ पर इसका समापन किया गया। फिर है गाथा स्वराज की। MP के ग्वालियर के विशाल जयविलास प्लेस में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जिसका नाम था गाथा स्वराज की। जयविलास प्लेस जो वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्लेस है, इनके दादा ने ये जयविलास प्लेस बनाया था। बहुत बड़ा प्लेस है ये ग्वालियर का। यहाँ पर इस गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। ये थे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं। अंतरिक्ष व रक्षा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी जितना भी करंट वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो जल्द ही मैं 2-3 दिनों में आपको ये नवंबर के पूरे वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जल्दी राजस्थान के लिए मैं कुछ स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा जिसमें 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड का करंट भी कवर हो जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।